काला धुआं सड़कों पर फैला है। एक गली चुपके से अंदर जाती है। दरवाजे पर ताले हैं, लेकिन देखो चिंटू के घर पीछे से घुस जाती है। Welcome to the latest episode of Cut to Scene, and today is a very special episode क्योंकि ये हमारा पहला एपिसोड है जिसमें हमने एक गेस्ट को इनवाइट किया है and we were fortunate enough and lucky enough कि we landed the big fish so to say। तो हमारे साथ आज हैं सत्यांशु सिंह, co-writer and co-director of this amazing heartwarming movie called Chintu Ka Birthday, which is on ZEE5। तो आगे सुनने से पहले we would plead you कि आप जाके ZEE5 पे चिंटू का बर्थडे देख लीजिए। बहुत छोटी सी बहुत प्यारी सी मूवी है और वो देख के फिर वापस आइए and then listen to this podcast and let's see how it goes। So welcome sir, welcome to the Thank you देवांश, thank you। और पता नहीं ऐसे बिग फिश वगैरह तो बोलोगे तो थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि but yeah, thanks for having me। मुझे I always enjoy a good discussion on cinema और आज तक तो दूसरों की फिल्मों पर ही करते थे, आज पहली बार शायद अपनी फिल्म पर करेंगे तो I'm excited। Wow. Nice। So yes, so to start things off, I would just like to ask you one question कि तो आप of course film school तो नहीं गए थे, तो आप कोई चीज को मानते हैं अपनी खुद की फिल्म स्कूल? लाइक व्हाट इज योर फिल्म स्कूल? ऐसा कोई मोमेंट या ऐसा कोई एपक को मानते हैं आप अपनी फिल्म स्कूल? Yeah, I think it started when I was 14। मैंने सत्या देखी थी और सत्या में मैंने कुछ चीजें देखी जो मुझे लगा यार ये क्या हो रहा है, ये तो अलग है। फॉर एग्जाम्पल सत्या में एक सीन है जहाँ पर 10 गुंडे सत्या को पीट रहे हैं एक टेरेस पर और ढिशुम ढिशुम की आवाज नहीं आ रही। मैंने बोला कि ये क्या हो रहा है, ये ढिशुम ढिशुम की आवाज क्यों आ रही है और बारिश की आवाज आ रही है, तो एम्बियंस आ रहा है, ठीक है, एम्बियंट साउंड आ रहा है। सत्या में एक और चीज मैंने डिस्कवर की जो कि बाद में पता चला कि उसको जे कट कहते हैं, कि एक सीन चल रहा है और वो सीन खत्म हुआ भी नहीं है और अगले सीन का साउंड स्टार्ट हो गया, ऑडियो चालू। हाँ, तो मैंने बोला यार ये तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है। और फिर क्या हुआ, मैं सत्या मैंने देखी थी केरला में, तो जब मैं केरला से वापस घर जा रहा था ट्रेन पे, तीन दिन का ट्रेन सफर हुआ करता था, तो मैं रात का वक्त है, रात को 2 बज रहे होंगे, ट्रेन पे सब सोए हुए हैं, मैं ऊपर वाली बर्थ पर लेटा हुआ हूँ और पूरी फिल्म को रिवाइज कर रहा हूँ और मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ कि मैं रिवाइज कर पा रहा हूँ सीन बाय सीन। ईच सीन वाज सो वेल कनेक्टेड, जो हम लोग इसको कॉज़ैलिटी कहते हैं प्लॉटिंग में, वो कॉज़ैलिटी इतना सॉलिड था सत्या का कि मैं पूरी फिल्म को रिवाइज कर पा रहा था अपने दिमाग में, क्योंकि कुछ भी फालतू नहीं था। तो आई थिंक दैट रियली ड्रू मी टूवर्ड्स, बिकॉज मैं बचपन से मुझे पढ़ाई का बड़ा शौक रहा है, पैटर्न स्टडी करने का। सुबह 4-5 बजे घर पे मैं कभी कभी उठ जाता था पढ़ाई करने के नाम पे, व्हेन आई वाज 10 years old, ठीक है, सुबह 4-5 बजे उठ के पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, व्हेन आई वाज 10 years old, वॉलंटरली, किसी ने जबरदस्ती नहीं की है। और क्या कर रहा हूँ पता है, यू वोंट बिलीव इट, हमारे यहाँ तो बिजली भी नहीं रहती थी उस वक्त, अर्ली 90s का बिहार, 24 घंटे में 3 घंटे बिजली रहती थी। मैं लालटेन की रोशनी में ज्योग्राफिकल एटलस होता है ना, वो पढ़ता था और उससे नोट्स बनाता था कि अफ्रीका के कौन से कंट्री में डायमंड मिलता है और कौन से में नहीं मिलता है, इस किस्म की चीजें 10 साल की उम्र में। तो मेरा तो पैटर्न्स वगैरह के साथ एक हमेशा से एफिनिटी रही है, टू फाइंड पैटर्न्स एंड रिकॉर्ड इट, लाइक यू नो, लाइक अ स्टूडेंट। तो वो सत्या में शुरू हुआ था, उसके बाद उसके 3 साल बाद लगान देखी, और लगान तो पहले मुझे समझ में ही नहीं आई। लगान मतलब पहले मुझे, मतलब ऑब्वियसली फिल्म तो समझ में आई, बट हुआ क्या स्क्रीन पर आज जो इतना स्पेशल है, वो आई कुडंट पुट अ फिंगर ऑन इट कि आज क्या स्पेशल था। कुछ था जो मेरी समझ में नहीं आया है। तो मैंने अपने दोस्तों को, हम लोग 9 लोग थे, हम लोग दिल्ली में थे और मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। 10th का एग्जाम दिया ही था हम लोगों ने। 10th का एग्जाम देने के बाद पहला समर वेकेशन था, 15 जून 2001 लगान रिलीज हुई थी, और हम लोग पीवीआर प्रिया में लगान देखने गए थे। और हम लोग 20 रुपए का टिकट में आगे के 2 रो में बैठ के देखते थे, मगर लगान हमने 80 रुपए का टिकट में थोड़ा पीछे बैठ के देखा था, क्योंकि हमने सोचा कि थोड़ा खर्चा कर लेते हैं।
और जब वो फिल्म खत्म हुई ना, तो उस पूरे ग्रुप में एक मैं ही था जो थोड़ा मतलब आमिर खान फैन था, ठीक है। बाकी जनता उतना आमिर खान फैन नहीं थी, शाहरुख वारुख थे, एक तो सनी देओल फैन था। तो वहां अरे पर तो जब फिल्म खत्म हुई, सबको ही पसंद आई फिल्म। हम लोग वापस लौट रहे थे, पैदल ही जा रहे थे, मुनिरका में रहते थे हम लोग, तो पीवीआर प्रिया से पैदल मुनिरका जा रहे थे। बीच में एक सुअर पार्क आता था, उस पार्क को क्रॉस करके हम लोग जा रहे थे। तो मेरे एक दोस्त ने बोला कि तू चुप क्यों है सत्यांशु, मतलब सब इतनी तारीफ कर रहे हैं फिल्म की, तू चुप क्यों है? तो मैंने बोला यार मेरी समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या देखा है आज, कुछ तो बहुत स्पेशल हुआ है आज। एंड आई वाज 17, ओके, तो मतलब बच्चा ही था मैं। मैंने बोला मुझे कुछ तो स्पेशल हुआ है, मेरी समझ नहीं आ रहा है, मैं कल दोबारा आके ये फिल्म देखूंगा। और उस वक्त ये स्टेटमेंट बहुत बड़ी बात थी कि तुम 17 साल का बच्चा है बोल रहा है कि मैं कल ये फिल्म दोबारा देखूंगा आकर पीवीआर में। तो उसने बोला अरे तू आमिर खान का फैन इसलिए बोला। मैंने कहा नहीं भाई वो बात नहीं है, इसमें कुछ हुआ है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगले दिन तो मैं नहीं आ सका, लेकिन उसके अगले दिन मैं आया और मैंने फ्रंट रो पे कॉर्नर सीट लिया था। तो फ्रंट रो में कॉर्नर सीट लेने से फायदा क्या होता है कि अगर आप टेढ़ा होकर बैठोगे तो आप फिल्म और ऑडियंस को एक साथ देख सकते हो। तो मैंने फिल्म वैसे देखी, ऑडियंस और फिल्म एक साथ, और मुझे पता है हर सीन में कभी क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है। तो मैंने जब ऑडियंस का रिएक्शन देखा उस दिन, मैंने देखा कि कैसे सिनेमा जब अनफोल्ड होता है, एक इमोशनली पावरफुल स्टोरी जब अनफोल्ड होती है, तो लोग कैसे यूनाइट हो जाते हैं। मतलब जो स्ट्रेंजर्स हैं वो सब एक जैसा बिहेव करने लग जाते हैं, वो एक साथ हंसते हैं, एक साथ डरते हैं, एक साथ गुस्सा होते हैं। तो वो सब देखकर मतलब इट वाज काइंड ऑफ अ लाइफ चेंजिंग थिंग। एंड देन आई रेड दैट आशुतोष गोवरीकर, आमिर खान, दे केप्ट टॉकिंग अबाउट all these great filmmakers from classic Indian हिंदी गोल्डन एज ऑफ हिंदी सिनेमा। तो मैंने बिमल रॉय, गुरुदत्त, वी शांताराम, इन सबको देखना शुरू किया। और सिंस लगान ऑस्कर में गई थी तो नोमैंस लैंड भी देखी और एमिली भी देखी। नोमैंस लैंड वाज माय फर्स्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, फिर एमिली वाज द सेकंड फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, और उसके बाद मैंने फॉरेन लैंग्वेज सिनेमा देखना शुरू किया। तब असली एजुकेशन शुरू हुआ, और वो तो अभी तक चल रहा है यार आदित्य। मतलब वो खत्म नहीं हुआ है और वो खत्म होना भी नहीं चाहिए। आई थिंक मुझे आई लाइक टू मेंटेन कि आई एम अ फिल्म बफ फर्स्ट, स्टूडेंट ऑफ सिनेमा बिफोर एनीथिंग एल्स। तो अभी तक चल रही है पढ़ाई, अभी देखते हैं कब ग्रेजुएट होते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वैसे आप जैसे लगान की बात कर रहे हो, लगान का मेकिंग है आई थिंक नेटफ्लिक्स या नेटफ्लिक्स पे है, 2 घंटे का डॉक्यूमेंट्री है भाई। मतलब मेरा माइंड ब्लो हुआ था जब मैंने, खराब हो जाता है वो देख के। हाँ, मैंने वो मेकिंग सिनेमा हॉल में देखी थी जब वो रिलीज हुआ था। अच्छा उसका सिनेमैटिक रिलीज मिला था, मतलब थिएट्रिकल रिलीज मिला था 2003 में या 3 या 4 में, और मैं एएफएमसी पुणे में था, और वो एक ई स्क्वायर में लगा था वो, और ई स्क्वायर बहुत दूर है एएफएमसी से। और हमारे पास फर्स्ट ईयर में बाइक्स अलाउड नहीं होती थी, और मेरे पास ऑटो के पैसे नहीं थे, और मेरे साथ कोई भी दोस्त जाने को तैयार नहीं था डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए। तो मैं अकेला गया था बस पे, और बस पे चढ़ना एएफएमसी वाले बड़ा गलत मानते थे कि तू सीनियर से बाइक लेके जाएगा लेकिन बस पे नहीं जाएगा। मैं छुपके छुपाते बस लेकर ई स्क्वायर गया था, और वहां मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि जब मैं थिएटर में घुसा तो करीब 50 लोग थे जो आई होप लगान फैन थे, और वहां पर मैंने अकेले बैठकर ये, और उस वक्त इसका नाम चले चलो था, अभी तो मैडनेस इन द डेजर्ट नाम से ये रिलीज हुआ है। उस वक्त हिंदी में रिलीज हुई थी, चले चलो नाम था। और तो हाँ, मतलब अभी किसी ने ऐसे मुझे मजाक किया कि किसी स्टूडेंट ने मुझे ऐसे ही मैसेज किया कि सर हैव यू चेक्ड आउट दिस डॉक्यूमेंट। बेटे तुम्हारी उम्र क्या थी जब हम थिएटर में देख रहे थे इसको? तो या इट्स प्रीटी सीरियस। मेरे अभी ट्विटर पेज पे जाओगे तो ट्विटर का जो मैंने जो कवर पिक होता है वो भी मैंने अभी लेटेस्ट एक लगान थीम पे लगाया हुआ है। उससे याद आया, आपके ट्विटर से याद आया, कांग्रेचुलेशंस ऑन 13 years in Bombay. 12 years, 13 has started. 13th started. Okay. Yeah, thank you. I hope this is a lucky one. And हाँ, very nice. I can relate to your story क्योंकि ऐसा मेरा moment was I love गुलाल, और फिर ये ध्रुव नारंग के साथ ही गया था मैं, जब AIB में इंटर्न किया था तब गया था गुलाल की स्क्रीनिंग, जिसमें अनुराग सर भी आए थे। अच्छा। तो अलग ही वो तो सरियल सा मोमेंट लग रहा था कि भाई सामने खुद बंदा आके बता रहा है। गुलाल तो 2009 में आई थी ना? हाँ, ये 2017 में एक और स्क्रीनिंग हुई थी। अच्छा, ओके, गॉट इट। तो काफी सही था। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मतलब फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड, जितना रिसर्च किया है उसमें से, कि आप जब स्क्रिप्ट लिख रहे थे आप कभी इंडिया के बाहर गए नहीं थे? नहीं। राइट। तो मैं फिल्म शूट करने
जब मैंने फिल्म शूट किया था तब भी मैं इंडिया के बाहर नहीं गया था। तो you are writing a script in a foreign land, and so how do you make sure that you are getting everything right? Like सामने दीवार पे कुछ अरबिक में लिखा हुआ है यूएस, जैसे मैं वो स्ट्रीम देख रहा था सोल्जर्स के साथ, वो कह रहे थे कि एक नेवी कंसल्टेंट भी लाया गया था। हाँ, तो what was that like? How do you do that without going to a place? यार जब हमने ये स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया था हम लोग बहुत बच्चे थे यार, मतलब अर्ली 20s, मतलब मैं 23 का था, ठीक है। तो ज्यादा पता नहीं था कैसे क्या करते हैं, मुझे तो 3 एक्ट स्ट्रक्चर भी नहीं पता था उस वक्त। तो उस वक्त जितना अपने से बन पड़ा रिसर्च किया और फिल्म लिख दी। बट देन इसकी राइटिंग में इतने साल लगे कि हर रीराइट में थोड़ा मतलब इम्प्रूव होता गया फैक्चुअली। और फिर फाइनली हमने क्या किया कि शूट के पहले हमने सारे कंसल्टेंट्स लाए जिससे कि फाइनल एक चेकिंग हो जाए। तो जो भी फाइनल फिल्म है वो तो एक्चुअली लास्ट मिनट में काफी चेंजेस हुए हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जो अमेरिकन सोल्जर्स रेडियो पे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, हाँ, लीमा चार्ली, कॉन्वर्सेशन हम लोगों ने लिखा था। अच्छा। और हम लोगों ने जो लिखा था वो अमेरिकन मूवीज वगैरह से सीख के लिख दिया था। लेकिन जब एक मिलिट्री कंसल्टेंट आया तो उसने क्या किया कि हर लाइन, एक एक लाइन को हमने फिर उसके साथ बैठकर बनाया। और उसमें छोटे छोटे डिटेल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल डैरन एक पॉइंट पर रेडियो पर बोलता है, मेंशन करता है कि वी आर एट द बाबी हाउस नियर द बिग मॉस्क। तो अब ये एक ऐसी चीज है कि इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाता है ऑडियंस का, क्योंकि वो इमोशनली बहुत डिफरेंट मोमेंट है। बट ही इज एसेंशियली सेइंग दैट आई एम इनसाइड दिस हाउस which is known as the Barbie house among the American soldiers, right? तो जो मॉस्क है उसके पास जो बाबी हाउस है, which means this house, इस हाउस का निकनेम है बाबी हाउस। क्यों है ऐसा? Why is this house called बाबी हाउस? हाँ, क्योंकि बड़ा सुंदर है ये घर, बहुत सुंदर घर है। अंदर से जैसा दिख रहा है आप इमेजिन करो बाहर से कैसा होगा। तो ये बहुत ही सुंदर घर है। और वहां पर मदन भी बोलता है कि ऑल द नेबरिंग हाउसेस हैव बीन ब्रोकन, बॉम्ब्ड एंड ब्रोकन, दिस हाउस समहाउ कंटिन्यूज टू स्टैंड, राइट? तो ये घर एक लैंडमार्क बन गया है कि वो जो बाबी हाउस है उसके बगल से मैं गुजर रहा था, ऐसे वो लोग बात करते हैं। तो सोचो कि जो हमारा मिलिट्री कंसल्टेंट था वो कैसा घुसा होगा स्क्रिप्ट में कि उसने ये भी सजेस्ट किया कि लेट अस कॉल दिस हाउस द बाबी हाउस, राइट? तो इस तरह हमने एक एक करके बहुत सारी चीजें, जैसे मुझे ये पता चला कि रॉजर दैट करके होता नहीं है कुछ, वो आर्मी से हॉलीवुड ने नहीं उठाया है, हॉलीवुड से आर्मी ने उठाया है। हॉलीवुड ने रॉजर दैट बोलना शुरू किया तो इन लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया। तो हमने तो स्क्रिप्ट से रॉजर दैट हटा ही दिया था, फिर एक्टर ने एक जगह बोला है शायद, तो हमने उसको रिटेन कर लिया। एक जगह सार्कास्टिक वे में वो बोलता है लीमा चार्ली। लीमा चार्ली मतलब होता है लाउड एंड क्लियर। लाउड एंड क्लियर को तुम सार्कास्टिक वे में बोलोगे तो होगा लीमा चार्ली। कि अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, चुप करे भी। तो इस तरह के डिटेल्स हम लोगों को मिले बिकॉज ऑफ दैट मिलिट्री कंसल्टेंट। उसी तरह एक इराकी बंदा भी था, 2 इराकी बंदे थे। एक इराकी स्टूडेंट बैंगलोर में बेस्ड था, तो उससे हमने स्क्रिप्ट पर और वीडियो चैट पर और डायलेक्ट कोचिंग वगैरह में हमने उसको इन्वॉल्व कराया। और एक दूसरा इराकी बंदा था जो कि पुणे में पढ़ाई कर रहा था, उसको हम बुला लेते थे बॉम्बे। तो वो तो सेट पे भी रहता था, उसने सेट देखा, एक एक चीज देखी, क्योंकि ये शिया हाउस है तो फिर शिया हाउस के हिसाब से घर होना चाहिए, वो सारी चीजें उसने देखी। और जिस भी सीन में अरबिक का यूज होता था उस दिन वो जरूर सेट पर होता था। और जब तक वो नहीं बोलता था कि लाइन ओके है तब तक लाइन ओके नहीं होता था। और एडिट होने के बाद फिर हमने उसको भेजा कि एक बार फिल्म पूरा देख लो और कहीं भी अरबिक में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो इस तरह जितना बन पड़ा हमने किया। बट हाँ, इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग यार। एंड थ्रू आउट मेरा डर यही था कि मतलब कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया तो मतलब पकड़े जाएंगे। बट अभी अरबिक स्पीकिंग लोग भी जब अच्छी बातें कह रहे हैं फिल्म के बारे में तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलो वी वर नॉट दैट रॉन्ग परहैप्स। तो मेरे को एक क्वेश्चन है कि उस दीवार पे क्या लिखा हुआ है जिसपे सोल्जर जाके जहाँ से राइट ले रहे हैं, उस दीवार पे कुछ तो लिखा है। हाँ यार, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, बट आई थिंक वो कुछ तो पीस रिलेटेड कुछ लिखा है कि पीस
मतलब ब्रिंग इन पीस और हाँ, समथिंग ऐसा हाँ, कुछ हाँ, लिखा। अच्छा, हम्म, नाइस नाइस। सो सर मूवी जो है वो चालू होती है वो उस एनिमेशन से, वो मिहिर ने जो बहुत बहुत खूबसूरती से बनाया है वो दैट एनिमेशन। हाँ, And matlab, first of all, obviously, there's that cake shot, and then we go yeah, to that animation. So now, but at the same time, like flashbacks and matlab animations, and the use of that, मतलब उसको बहुत सारे, जैसे आपने काफी सारे लेक्चर्स में कहा है कि मतलब that is also a convenient this thing writing yeah, instrument, है yeah. ना? तो वो कैसे रैशनलाइज होता है आपको, और आप मतलब आपने उसको क्यों क्यों यूज किया, क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे? हाँ, तो मिहिर का जो एनिमेशन है वो है एडम ईव वाला एनिमेशन। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ, हाँ। हाँ, और उसके बाद जो बड़ा एनिमेशन सीक्वेंस है 4 मिनट का, वो एक्चुअली मिहिर ने नहीं बनाया, वो हमारे एक डायरेक्टर ऑफ एनिमेशन है अभिनव, उन्होंने बनाया है। उसके पहले मुझे ना लगता है फर्स्ट सीन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, जो केक वाला सीन है ना, हाँ वो हाँ, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा मैं उसके बारे में बता देता हूँ कि श्योर वो श्योर, सीन हाँ क्या है। मतलब हम लोगों ने जब लिखी थी फिल्म, तो ऑब्वियसली उस वक्त बहुत तरह के दिमाग में फैंसी आइडियाज होते हैं ना, व्हेन यू आर इन योर अर्ली 20s, कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे, तो हमने बहुत सारी चीजें डाल दी थी स्क्रिप्ट में, बट समहाउ फर्स्ट सीन और लास्ट सीन कभी चेंज नहीं हुआ। फर्स्ट सीन ये जिसमें एक हाथ है और वो केक के कैंडल्स जल रहे हैं, और लास्ट सीन जहाँ पर नानी जो है वो रक्त बीज की कहानी सुना रही है हाँ चिंटू को, ये दो चीजें कभी भी चेंज नहीं हुई फिल्म से। हाँ, और मुझे जब हम लोग डायरेक्ट कर रहे थे और डीओपी एडिटर सबके साथ जब डिस्कशंस होते थे, तो हमने रियलाइज किया कि जो फर्स्ट सीन है एक्चुअली पूरी फिल्म का जो थीमेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फर्स्ट सीन ही है। मतलब कि अंधेरा है और उसमें आप रोशनी करते हो कैसे, तो बहुत छोटे छोटे कैंडल्स हैं, ऐसा भी नहीं कि इट्स अ बिग कैंडल स्टिक, चर्च का कैंडल नहीं है, कोई बहुत मोटा डोमेस्टिक कैंडल नहीं है, छोटा कैंडल है, और वो कैंडल कलरफुल है, और वो कैंडल रोशनी कर देता है सफिशिएंटली। तो एक तो मुझे लगा कि वो थीमेटिकली बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा है। दूसरा क्या है अच्छा, कि एक, हाँ, होपफुल कैंडल सारों को जला रहा है, तो सॉरी, इट्स लाइक मदन तिवारी, एक ही होपफुल कैंडल है जो जल रहा है और वो हाँ। सारों को जला रहा है, तो मदन तिवारी है। वेल, ये हमने नहीं सोचा था, ये तुम लोगों का की सोच है, थैंक यू फॉर दैट। दूसरी चीज क्या थी कि हम लोगों ने वो शुरू में दिखा दिया है ऑडियंस को, तो एक तरह से हमने तो आपको बता दिया कि बर्थडे मनेगा, तो मतलब कोई चीटिंग नहीं कर रहे हम। योर सबकॉन्शियस इज अवेयर ऑफ दैट, यू नो। तो उससे क्या होता है कि चीजें कितनी भी खराब हो जाएं, योर सबकॉन्शियस मेंटेन्स होप, योर सबकॉन्शियस मेंटेन्स फेथ, यू कीप थिंकिंग लाइक मदन एंड चिंटू कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, राइट, बिकॉज यू हैव सीन दैट। सो एक वो भी है कि तुमको मैंने साइकोलॉजिकली उस माइंडसेट के लिए प्रिपेयर किया हुआ है कि नहीं यार बहुत बुरा नहीं होगा, राइट। और तीसरी चीज क्या है कि जब वो सीन लौट कर आता है और फिल्म अब खत्म होने वाली है, तो वो सीन एज इट इज लौट कर आता है, मतलब एक एक सेकंड उस सीन का सेम है, और अचानक आपको रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड, दिस केक एंड दीज कैंडल्स हैव सच अ powerful or dramatic story behind it. Something that appeared very simple and small in the opening scene, now you get to know that oh my god, it has so much of drama behind it, right? वैसा ही लाइफ है। लाइफ में तुम सड़क पे एक बच्चे को स्माइल करते हुए देखते हो, उस स्माइल के पीछे पता नहीं क्या क्या छुपा हुआ है ना, कितना ड्रामा छुपा हुआ है। तो वी फेल्ट लाइक इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ रिमाइंडिंग पीपल कि इन्हीं छोटे छोटे मोमेंट से हमारी लाइफ अच्छी बनेगी। लेकिन ये छोटे मोमेंट सिर्फ क्यूट और नाइस मोमेंट नहीं है, इनके पीछे बहुत ड्रामा होता है जो कि कई बार नजर नहीं आता। सो दैट इज व्हाई वी ऑलवेज फेल्ट लाइक, और जब हम लोग डिस्कस करते थे तो एडिटर ने बोला कि एंटायर फिल्म इज अ फ्लैशबैक, तो मैंने कहा क्यों, तो कहती है अरे एंटायर फिल्म इज अ फ्लैशबैक क्योंकि फर्स्ट सीन इज कि वो तो मैंने कहा ओ शिट या द एंटायर फिल्म इज फ्लैशबैक। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि बहुत ही चीप ट्रिक यूज कर दिया हमने, बट देन इट फेल्ट राइट, तो वी रिटेन। वी वर आल्सो डिस्कसिंग कि हर कैरेक्टर का एंट्रेंस बड़ा अच्छा है, चिंटू का एंट्रेंस बहुत अच्छा है, मदन का एंट्रेंस अच्छा है, लक्ष्मी का अच्छा है, कई कैरेक्टर्स का एंट्रेंस अच्छा है। तो सुधा का एंट्रेंस क्यों है कि वो चिंटू को टाई पहना रही है, और उसका भी तो कुछ अच्छा एंट्रेंस हो सकता है। तो उस पे एडिटर ने बोला कि सुधा का एंट्रेंस तो सबसे अच्छा है, वो अंधेरे में मोमबत्ती चला रही है, ओपनिंग सीन भूल गए क्या, वही तो है सुधा का एंट्रेंस। तो हम लोग लगा हाँ यार ये तो है।
Since we're on the बट topic टेक्निकली क्या ये of फोरशैडोइंग कहलाएगा? सॉरी, नहीं, go ahead, Devang, go ahead. टेक्निकली कैन इट बी कॉल्ड फोरशैडोइंग? इट कैन बी, नो यार, फोरशैडोइंग में पता नहीं, देखो इफेक्ट लेवल पर शायद इट इज फोरशैडोइंग, but foreshadowing as a tool is something which is, number one, hidden. It is not very obvious. So मैं तुमको कोई एक चीज दिखा रहा हूं, उसके साथ मैंने एक दूसरी चीज दिखा दी, so that you register it but you don't pay too much attention to it, and then eventually the story moves forward. यहाँ पर क्या हुआ, हमने स्टोरी का को आगे से शुरू करके पीछे चले गए। तब तो ये तुम जब भी करोगे किसी भी फिल्म में, कभी भी करो तो ये कर सकते हो ना, बट दैट डजंट मेक इट फोरशैडोइंग, राइट? राइट। तो सर मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब आप जैसे हम लाइटिंग के टॉपिक पे है ही, तो सो आई हैव नोटिस दैट ये जो पूरे फिल्म में ही देयर इज दिस लाइटिंग इज यूज्ड वेरी वेरी प्रोमिनेंटली। फॉर एग्जांपल, आई मीन वेरी इन द वेरी ऑब्वियस सेंस, जैसे लाइट आती जाती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी आती जाती रहती है, और फिर मतलब देयर इज वेज इन विद द हाउस इज लिट एंड नॉट। तो मतलब is this, could you speak a bit more about it? Was this I mean, I thought it was a very obvious theme in the whole film, but was it written like that? So the script did give some idea about the lighting, because script में mention था कि बर्थडे जब होगा सेलिब्रेशन तो बिजली चली जाएगी, और वो रिसर्च के वक्त ही देखा था पावर सिचुएशन बहुत खराब होता था, तो पहले भी जब अवन में केक डालते हैं तो लक्ष्मी बोलती है कि बस बिजली नहीं जाए, तो वहां पर वो था कि कैंडल लाइट में केक का सेलिब्रेशन होगा, ये स्क्रिप्ट में था। बिजली जब आती है एक पॉइंट पर, मदन बोलता है अरे देखो अच्छा अच्छा सोचोगे अच्छा अच्छा होगा, तो ये सारी चीजें थी, मगर इतना प्रोमिनेंट नहीं था, बिकॉज स्क्रीन प्ले में यू डोंट सी द लाइटिंग, यू कैन ओनली रीड इट, राइट? तो जब डीओपी के साथ वी स्टार्टेड डिस्कसिंग द फिल्म, तो हमारी तरफ से एक ब्रीफ बहुत क्लियर था कि देयर इज वन वे ऑफ लुकिंग एट दिस फिल्म एज अ वेरी रियलिस्टिक फिल्म, जैसा कि वर्ल्ड सिनेमा में होता है। आप असगर फरीदी का सिनेमा ले लो, या फिर मतलब एकदम जो रियलिज्म वाला होता है ना फिल्म, उस तरह से आप इसको ट्रीट कर सकते हो। और दूसरा तरीका है कि आप इसको, जैसे एमिली वगैरह जैसे बनी है, बहुत ही मैजिकल रियलिस्ट टाइप में, फैंटेसी फेबल टाइप में, उस तरह से आप ले सकते हो। तो हमारा ब्रीफ था कि जब भी आपको डाउट हो तो मूव टुवर्ड द फेबल साइड, डू नॉट मूव टुवर्ड द रियलिज्म साइड, ओके? Because it's easy to treat this film in a very realistic lens, because पूरा world cinema का influence है ना, तो it's very easy. But then we felt like पता नहीं, मतलब I feel like this film is more like हम आपके हैं कौन than the cinema of Asghar Farhadi. So I would agree completely. Yeah. In fact, we were while planning only, हम बात कर रहे थे इस बारे में कि मतलब sure it is a very real film in some sense, but there is so many aspects of it being more like a fable, as you mentioned. Yeah. और अगर हम लोग इसको बहुत रियलिज्म में करते ना ट्रीट, तो मुझे लगता है कि क्रिटिक्स और फेस्टिवल्स में और बेटर रिसेप्शन मिलता हम लोगों को, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट थोड़ा और वही रियलिस्टिक या थोड़ा ग्रिटी या वैसा हो जाता। मतलब अभी क्या है कि वो बहुत ही फेबल लाइक है। तो once we decided on that, we started looking at everything that the script was providing us, and we started looking at it from that lens, from the lens of mythology almost. And then we saw कि ये बिजली का आना जाना भी फेबल जैसा है, कि कब बिजली आती है कब बिजली जाती है, लाइट कैसे चेंज होता है, वो पूरा फेबल जैसा है। एंड देन ऑफ कोर्स सिद्धार्थ देवान इज सच अ गुड डीओपी, उसने स्क्रिप्ट पर हमारा पूरा डिस्कशन थीमेटिक लेवल पर होता था, और उसके बाद आफ्टर सेवरल वीक्स ही प्लान्ड द एंटायर लाइटिंग। हमने पूरे दिन, पूरे फिल्म में हमने ऑडियंस को नहीं बताया, मगर हर सीन का हमको पता था ये कितने बजे हो रहा है, व्हाट इज द टाइम इन द डे व्हेन दिस सीन इज टेकिंग प्लेस, जिससे पूरा सन का पासिंग वो ग्राफ हो सकेगा। और फिर उस हिसाब से बना कि घर जो है उसमें ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, सन किधर से सेट करेगा, किधर से शैडोज लंबे होंगे, जब शाम होने लगेगी तो घर का कौन सा पार्ट ज्यादा डार्क होगा, कौन सा पार्ट थोड़ा लाइट में रहेगा, ये पूरी प्लानिंग हुई। और उसके बाद सिद्धार्थ देवान ने क्या किया, स्क्रीन प्ले को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया बेस्ड ऑन द लाइट। जहां जहां भी स्क्रिप्ट तो बहुत हद तक रियल टाइम चलती है, लेकिन बीच बीच में बहुत सॉलिड टाइम लैप्स है, तो हर टाइम लैप्स को उसने यूज किया टू चेंज द लाइटिंग, राइट?
और उसको फिर उसने पूरा मैच किया फिल्म के मूड के हिसाब से। और एक आयरॉनिकल मूड वहां बनता है जहां पर घर तोड़ा जा रहा है और मदन को मार पड़ रही है, मगर घर बहुत ब्राइटली लिट है, बहुत ब्राइटली लिट है, लेकिन वो पूरा आर्टिफिशियल है क्योंकि बाहर अंधेरा हो रहा है। और जब वो बिजली जाती तो अचानक से हमको रियलाइज होता है कि ओह बाहर अंधेरा हो चुका है, वो अंदर की लाइट के कारण वी वर नॉट रियलाइजिंग। तो ये पूरा फिर प्लान सिद्धार्थ दीवान ने बनाया, बट ही सेड कि ये अल्टीमेटली स्क्रिप्ट से ही आया है क्योंकि स्क्रिप्ट में ऑलरेडी ये इमोशन का और थोड़ा लाइटिंग का ब्रीफ है जिसके बेसिस पर ही कुड डिजाइन इट। सो आई एम रियली ग्लैड आदित्य दैट यू कुड सी दैट, but yeah, whenever you see that the lighting is more glossy than realistic, it is willingly done, and I believe Devanshu and I also did that because that is a better representation of who we are. मतलब we love the cinema which is very realistic and all, मगर अगर हम वो बनाते ना तो we are trying to be some other filmmaker who is perhaps better received, because realistic cinema का एक अलग ही रिसेप्शन है, ये मैं मानता हूँ। बट दिस इज मोर अस, जहां पर मतलब करण अर्जुन और हम आपके कौन और यू नो लाइफ इज ब्यूटीफुल का भी वो वाला मतलब जो उसका एक फेबल लाइक क्वालिटी है, और एमिली, और देयर वर टाइम्स हमने सोचा पूरी फिल्म को एमिली टाइप बनाते हैं, मतलब पूरा ही उसको एक अलग लिमिट पर लेकर जाते हैं, बट देन वी रियलाइज कि वो हमसे होगा नहीं क्योंकि अगेन दैट इज नॉट अस। सो वी फाउंड दिस प्लेस व्हिच इज वेरी मच लाइक हु वी आर, and that is how the entire tone of the film was designed. अभी जब जैसे सिद्धार्थ दीवान सर की बात कर ही रहे हैं, तो आप अभी संडे को जो लेक्चर था उसमें आप मिरर्स के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा मिरर्स का यूज, और मुझे जैसे उस स्पेशली एक सीन में जब वो नेट के सामने मिरर पकड़ के बैठे हैं एंड नेट इज ड्रेसिंग हिमसेल्फ, तो हम पिछला एपिसोड हमने ब्लैक स्वान पे किया है और उसमें भी हम मिरर्स के बारे में काफी बातें कर रहे हैं क्योंकि उसमें भी मिरर्स काफी यूज हुए, तो उसके बारे में वो क्या था, वो कैसे आया स्क्रिप्ट के अंदर? तो जो मिरर उस सीन में जो मदन ने मिरर पकड़ा है वो तो उस सीन का नीड था, क्योंकि ये घर वैसा नहीं है जहां बाथरूम में मिरर होगा। यहाँ पर मिरर होगा ड्राइंग रूम में, सॉरी बेडरूम में वार्डरोब के सामने मिरर होगा, और ये हैंड मिरर्स होंगे। तो बाथरूम में तो मिरर नहीं होगा इस घर में, मेरे भी घर में नहीं है। पुराने जो बहुत पुराने ट्रेडिशनल घर होते हैं उसमें बाथरूम के अंदर मिरर नहीं होता। तो हाँ, तो अगर इसका फर्स्ट एड हो रहा है ऑल्सो, मतलब उस वक्त कहानी जिस पॉइंट पर है, अगर डैरन बाथरूम में जाकर अपना फर्स्ट एड कर रहा है तो वो थोड़ा सा थोड़ा अजीब लग रहा है। तो हम लोग को पता था कि ये फर्स्ट एड जो हो रहा है ये तो वहीं ड्राइंग रूम में ही होना चाहिए, और मदन विल ट्राई टू एड इट। तो मदन comes with the mirror. Darren doesn't have a mirror. Madan comes with a mirror, and frankly, it didn't come from a thematic point of view. Although it's like Madan is showing him the mirror, but वो उसका thematic reading है। फिल्म में वो ये सोच के नहीं डाला गया था, फिल्म में वो ये सोच कर डाला गया था कि मदन जैसा कैरेक्टर क्या कर सकता है टू हेल्प डैरन। वो पानी लाएगा, वो एंटीसेप्टिक लाएगा, वो मिरर ला के देगा, यही सब करेगा ना वो। तो मुझे लगा कि वो इट वाज कमिंग फ्रॉम कैरेक्टर मोटिवेशन, बट देन ऑफ कोर्स वंस वी रियलाइज्ड कि ही इज ब्रिंगिंग द मिरर, वी आल्सो रियलाइज्ड कि इट इज द ओनली सीन इन द फिल्म where the source of antagonism and the source of protagonism are actually together, and they are trying to understand each other, and they are trying to have a conversation. So it just felt like wow, we can use it. Now when we were designing that scene, editor और DOP के साथ काफी डिस्कशन हुआ था कि इसको हम लोग कितने तरह से शूट कर सकते हैं, एंड देन हमने सारे आइडियाज डिसाइड करके अल्टीमेटली हमने बोला कि कुछ नहीं होगा, इसमें बस 2 ही एंगल लगेगा, क्योंकि इसमें जो इंटीमेसी है ना इस सीन का, वो इंटीमेसी डिसरप्ट हो जाएगा अगर हमने एक थर्ड एंगल इंट्रोड्यूस किया तो। बट 2 एंगल में इतना लंबा सीन शूट करने में थोड़ा, एक इंटरकट है, एक कटअवे है जब वो एक फोटो का एक शॉट आता है जब वो मेहदी की वाइफ का बात करा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ज्यादा कुछ था नहीं। वी स्टार्टेड विद अ क्लोज अप शॉट ऑफ द ब्लड स्टेन कॉटन व्हिच वेंट वेरी वेल विद द प्रीवियस शॉट ऑफ द बर्न्ट केक जला हुआ है, कट टू कॉटन है जिसमें ब्लड है, और उसके बाद फिर हम एक दो शॉट है उन्हीं पे पूरा, बट देन
तुम्हारे एक्टर्स पर बहुत ज्यादा रिलायंस आ जाता है ना, एक्टर्स को बहुत बढ़िया परफॉर्म करना पड़ेगा जिससे कि वो सीन अच्छा बन सके। देन वी स्टार्ट थिंकिंग कि फिल्म में और मिरर कहाँ कहाँ आ सकता है। देखो, व्हेन यू आर शूटिंग इन अ क्लोज स्पेस, यू हैव टू ऑलवेज थिंक ऑफ वेज टू मेक इट लुक लाइक फिल्म एंड नॉट लाइक अ थिएटर, नॉट लाइक अ प्ले। तो मिरर इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग दैट। तो फिर हमने सोचा, तो फिर बनने लगा कि शुरू वाले सीन में मदन अपने बाल कोम करते हुए बात कर रहा है, वहां पे भी मिरर होगा, वहां पर उसकी वाइफ भी रिफ्लेक्ट हो सकती है, उससे डेप्थ का सेंस बढ़ जाता है। उसके बाद जहां पर बर्थडे सेलिब्रेशन के वक्त जहां पर डैरन स्मोक कर रहा है, वहां पर एक मिरर है, और आइडिया ये था कि while smoking Darren sees his face in the mirror, and that is when he gets introspective. बट शूट के वक्त वो उतना ट्रू नहीं लगा, और फिर एडिट पे तो वो हटा ही दिया हमने कि वो मिरर में अपने आप को देखता है, वो थोड़ा सा अननेसेसरी हो गया था फाइनली। तो हाँ, मतलब जितनी कोशिश कर सके, देख अल्टीमेटली क्या है, जहां जहां जो जो ट्राई कर सकते हो सब ट्राई करना चाहिए प्री प्रोडक्शन लेवल पर। प्री प्रोडक्शन पे सारे आइडियाज डिस्कस कर लो जिससे कि कुछ छूट ना जाए, और उसके बाद फिर देखेंगे सेट पे क्या सही लगेगा नहीं लगेगा। तो इतना ही है, बाकी मीनिंग वीनिंग तो जनता बनाएगी। मतलब मिरर तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब किशलोस्की का सिनेमा देखोगे, किशलोस्की के सिनेमा में मिरर और ग्लास का जो यूज किया है उसने, मतलब थ्रू आउट बहुत सारी फिल्मों में, वो अलग ही है। और तुम्हारा मैं ब्लैक स्वॉन का भी देखूंगा, तुमने क्या बताया, बट मिरर हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिनेमैटिक पावर। सो yeah, I mean, I think it's the most, I mean, as we have said in the Black Swan episode also, it's the most readily available instrument to show a lot of whatever themes and characters as well. And it's also very oft used and used in such creative ways by a lot of people. जैसे मुझे personally Mani Ratnam का use of mirrors बहुत अच्छा लगता है in most of his films. So हाँ sir, so I mean, actually going back to the question that Devans had asked about this, about the use of animation. तो हमने बहुत लास्ट तक डिबेट किया कि ये एनिमेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोग बोलते हैं कि फ्लैशबैक इज अ लेजी टूल, इट्स अ कन्वीनियंट टूल, मैं अभी भी अग्री करता हूँ, और इसीलिए हमने लास्ट मोमेंट तक कंसिडर किया whether we should do it or not. Okay, we realized that in this film we should do it, reason being that अगर हम लोग एनिमेशन के थ्रू इस घर के बाहर नहीं गए ना, तो हम कभी भी इस घर के बाहर नहीं जाएंगे। अब अगर ये एनिमेशन शुरू में आ गया तो क्या होगा कि एनिमेशन के थ्रू हम एक बहुत बड़ा स्केल दिखा सकेंगे। वॉर का जो स्केल है वो हम लोग नहीं दिखा सकते ना विद आवर बजट, राइट, विद आवर हम ना तो एक्सपीरियंस है फिल्म मेकिंग का, ना बजट है, ना भाई कोई बहुत बड़े रिसोर्सेज है हमारे पास, तो हम लोग कैसे दिखाएंगे वॉर। हम लोग 2 सोल्जर्स को तो कास्ट करने में हालत खराब हो गई, तो हम लोग हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स कैसे दिखाएंगे, राइट। तो एक तो लगा कि हम लोग स्केल बढ़ा सकते हैं अगर एनिमेशन पे जाएं। उसके बाद हम लोग को लगा कि हम लोग थोड़ा सा एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल कमेंट्री कर सकते हैं, जो कि अदरवाइज इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तो अब किस फिल्म में आप देखोगे कि जॉर्ज बुश टोनी ब्लेयर से फोन पे बात कर रहा है, फिर इराक में अटैक हो जाता है। तो ऑल ऑफ दिस वाज पॉसिबल, तो हमने बोला चलो ये भी करते हैं। फिर क्या हुआ, हम लोगों ने ये भी रियलाइज किया, तो जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी ना, उसमें एक एनिमेशन सीक्वेंस नहीं था, उसमें बहुत सारे एनिमेशन सीक्वेंस थे। फिल्म के बीच बीच में हम चिंटू के इमेजिनेशन से एनिमेशन में जाते थे, फिर वापस लौट कर आते थे, बट इवेंचुअली हमने सब कुछ हटा दिया बिकॉज वो थोड़ा इंडल्जेंट हो रहा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म में एक डायलॉग है जहां पर हसन मेहदी घर आता है तो बोलता है ना कि बेकर डेड, बेकरी डैमेज, चिल्ड्रन एंटर, ईट ऑल केक ओवर डेड बॉडी बेकर। वो सीन एनिमेशन में था कि एक बेकरी है जो डिस्ट्रॉयड है, बेकर मरा हुआ है और छोटे छोटे बच्चे बेकरी के अंदर घुस के केक खा रहे हैं। बिकॉज जब चिंटू को पता चलता है कि बेकरी डैमेज हो गई तो चिंटू के दिमाग में आता है शिट, मेरा केक तो वाही जैसे लोग खा गए। तो इस तरह कई एनिमेशन सीक्वेंसेस थे। जैसे एंड में एक था कि डैरेन जब घर तोड़ रहा है तो उस वक्त एक एनिमेशन सीक्वेंस था कि चिंटू जो है वो अमेरिकन आर्मी जनरल बन गया है और वो डैरेन को डांट रहा है और डैरेन काफी अपोलोजेटिक है, रो रहा है, और डैरेन के पीछे लुइस खड़ा है और लुइस थोड़ा कम अपोलोजेटिक है। ये एनिमेशन में था। तो इस तरह बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हम लोगों को लगा कि एक तो वो थोड़ा इंडल्जेंट है, दूसरा वो फिल्म का ओवरऑल जो इमोशनल एक आर्क बन रहा है उसको ब्रेक कर रहा है। तो हमने बोला कि नहीं, वो नहीं करते हैं। बट एक चीज हमें लगा कि
एक तरह से we are saying that it is impossible to escape this claustrophobic setting unless you have the innocence of a child. If you have the innocence of a child, the animation can take you out of this hellhole, but otherwise it's very difficult. और एक बार ऑडियंस ने वो देख लिया ना, वॉर और टैंक और चॉपर, तो अब सबकॉन्शियसली ऑडियंस के दिमाग में इमेजेस हैं, तो फिल्म में साउंड डिजाइन से जो भी आ रहा है ना, ऑडियंस अपने दिमाग से फिल कर ले रहा है कि अच्छा बाहर चॉपर होगा, बाहर ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा. तो इसीलिए बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस वी फेल्ट लाइक इफ वी रिमूव द एनिमेशन, और एनिमेशन के कारण अ फ्यू lakhs रुपीस में वो अचीव हो गया जो अदरवाइज एक 4 मिनट का ऐसा सीक्वेंस बनाने में करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो जाएंगे. तो इसलिए ओवरऑल हम लोग को लगा कि ये करना चाहिए, बट देन वी ऑब्वियसली थॉट कि लेट्स डू इट सो वेल दैट नो वन कंप्लेन्स. राइट. So I also okay. So हाँ, go ahead please. बस वही, देन वी ट्राइड कि कितना अच्छा कर सकते हैं. विद बजट ज्यादा नहीं था तो कम पैसे में एनिमेशन करना अगेन इज वेरी चैलेंजिंग. तो हमने कोशिश की, जितना हो सका हुआ. नहीं, मुझे वो स्पेसिफिकली वो जो पूरा सीक्वेंस है मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि इट इज अ वेरी गुड एस्टैब्लिशिंग. उसमें पूरा चिंटू का कैरेक्टर एस्टैब्लिश हो जाता है. व्हाट हिज पेरेंट्स हैव टोल्ड हिम इन द पास्ट. आई मीन जैसे अमेरिका वाले अंकल का एंगल एस्टैब्लिश हो जाता है. हाँ, सो वो मुझे द यूसेज ऑफ एन एनिमेशन काफी अच्छा लगा उसमें, एंड उस कॉन्टेक्स्ट में एटलीस्ट. तो उसके बाद I really liked also how the film proceeds from there on, at least till the end of the first act, let's say. जब जैसे तब पता चलता है कि स्कूल टूट गया है and there's a bombing happening and then Lakshmi has not reached home. So उस पूरा जो सीक्वेंस है from there till the soldiers enter, उसमें मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि of course there's an overarching theme of the conflict getting escalated and so on, but there's also some मतलब काफी sub, what you say, I don't know how what's the technical word, conflict हैं which are जो escalate होता है, resolve होता है. जैसे for example लक्ष्मी घर में आई, people are tense and then अवन खराब है and things like that. So was that a conscious writing choice? हाँ, मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई. अभी देखो हम आपके कौन में क्या हुआ, हम आपके कौन में फर्स्ट एक्ट एंड होता है 2.5 घंटे के बाद. 2.5 घंटे का फर्स्ट एक्ट है, ठीक है ना. अब 2.5 घंटे में अचानक से भाभी जी गाना गा रही थी लो चली में, और वो सच में चली गई भाभी जी, सीढ़ी से गिर गई, मर गई. और उसके बाद अब प्रेम और निशा का हुआ कि अब क्या होगा. तो फिर घर वालों ने बोला कि राकेश की शादी निशा से कर देते हैं. यहाँ पर फर्स्ट एक्ट एंड हुआ फिल्म का, राइट. 2.5 घंटे लग गए यहाँ तक पहुंचने में, है ना. अब वो 2.5 घंटे में देखो क्या क्या हुआ. वहां पर तकिया वाला गेम भी हुआ, वहां पर माई नी माई मुंडेर पे तेरे गाना भी हुआ, वहां इतने अच्छे अच्छे गाने हुए, इतना सब कुछ हुआ. लेकिन उन्हीं कारणों से जब हम आपके कौन आई थी तो लोग कहते थे फिल्म में कुछ है ही नहीं, शादी का वीडियो बना दिया है ना. तो वो तो सूरज बढ़ जाते ने इतना बढ़िया बनाया कि मतलब हम लोग आज भी देख के खुश होते हैं. बट इट्स वेरी टफ इफ यू आर शोइंग द एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल. उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाता है. और प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग चाहते थे कि ऑडियंस को फील हो बर्थडे का प्रिपरेशन, मतलब बलून फुलाना, घर को सजाना, अवन में केक बनाना, गिफ्ट विफ्ट की बातें करना, टॉफी की बातें करना, मतलब ये सब बहुत जरूरी था. तो इट्स वेरी मच लाइक हम आपके कौन में गोद भराई भी हो रही है और हलवा भी बन रहा है, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, है ना. डीजे की सालियों भी हो रहे हैं. हाँ, बहुत इन्फ्लुएंस हम आपके कौन का, पता नहीं लोगों को नजर क्यों नहीं आता है. उसमें शादी के रस्म दिखाए गए, हमने इसमें दिखाया बलून फुलाए जा रहे हैं और स्टीमर्स लगाए जा रहे हैं. तो इसमें बर्थडे का वीडियो था या बर्थडे का होम वीडियो, बट उसमें था कि, और जो पुराना ड्राफ्ट देखोगे उसमें बहुत लंबा है ये सब यार, बहुत ही. हमने क्या किया कि हमने उसको टाइट किया सीन्स को, और छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट रखे जिससे कि एक फोरबोर्डिंग का सेंस हो कि समथिंग इज गोइंग टू गो रॉन्ग, वो सेंस हो. और एक्चुअली फाइनल ड्राफ्ट जो स्क्रिप्ट का था उसमें भी थोड़ा लंबा था. फाइनल फिल्म में हमने और भी ट्रिम किया. फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी घर नहीं आ रही है, स्क्रिप्ट में देखोगे तो वो थोड़ा और उस पर प्ले किया गया है, लेकिन हमने रियलाइज किया कि यार वो प्ले करना थोड़ा चीटिंग लग रहा है. शूट के बाद रियलाइज किया, तो हमने क्या किया, एनिमेशन खत्म होते ही दिखाया लक्ष्मी वापस. वो खटाखट हमने रिजॉल्व किया उस चीज को, ठीक है. उससे ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम था
लेकिन नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बस है कि केक नहीं बना है। उसके बाद केक घर पे बनाएंगे, चलो चलो घर पे बनाएंगे, अवन आया लेकिन अब अवन काम नहीं कर रहा, ठीक है चलो तो अवन ठीक करेंगे, अवन ठीक भी हो गया, अच्छा अवन इतनी आसानी से ठीक हो गया, हाँ कुछ किए थोड़े खोल के जोड़ दिए। तो इस तरह कर करके हमने क्या किया, एंड वी हैव वॉच्ड द फिल्म विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल इन थिएटर्स। हमने इलाहाबाद में भी देखा है इस फिल्म को, बनारस में देखा है हमने, लखनऊ में देखा है, बिहार में देखा है ना, बॉम्बे में भी देखा हमने। तो हमने ये देखा है कि जब 300-400 लोग इस फिल्म को देख रहे होते हैं तो ये सारे सीक्वेंसेस बहुत बढ़िया वर्क करते हैं, बिकॉज जो वन चक्कर हियर एंड देयर जो है ना, वो ऑडियंस को बहुत ही बढ़िया प्रिपेयर कर देता है फॉर द सॉन्ग। और जब वो सॉन्ग आता है, अगर वो सॉन्ग सीक्वेंस अच्छा नहीं होता ना तो हम वहां पर फ्लैट हो जाते हैं, बट वो सॉन्ग सीक्वेंस इतना अच्छा बना कि पूरा ऑडियंस का बिल्डअप वहां जस्टिफाई हो गया कि भाई ये तो प्यार की कहानी है, ये प्यारे लोगों की कहानी है। और उसके बाद तो फिर ऑब्वियसली देन द ब्लास्ट एंड एवरीथिंग चेंजेस। So yeah, it was intentional, but it was also scary because that kind of writing is very difficult here. If you and that's why you'll see that a lot of people have also written, जो common आम जनता होती है, कि फिल्म का पहला आधा घंटा बड़ा स्लो है, ये भी है, लोगों को ये भी लग रहा है। अब ये मुझे नहीं लगता, लेकिन लोगों को लगता है, तो and we have to respect that कि जब आप ऐसी राइटिंग करोगे तो it is tough, it's going to be very tough. No, I also like the fact that ये जो सारी conflicts escalate और resolve हो रही है, इसके साथ मतलब the cinematography is also very closely mimicking it, so to say, because for example there are these long shots when Lakshmi enters the house. सब साथ में आ गए हैं, हाँ. And then जब केक का वो चल नहीं रहा, तब क्या बोलते हैं, एकदम ऐसे still shots है. So I really like that also because I mean, मुझे बस काफी well thought out लगा वो सीन। वो well thought of है भी, मतलब मुझे ये थोड़ा सा अपसेटिंग लगता है कि हमारे देश में जब भी रिव्यूज होती है ना, तो राइटिंग और एक्टिंग पे लोग रुक जाते हैं यार, स्टोरी, थीम, परफॉर्मेंसेस बस, और आप जितना इंटेलेक्चुअल क्रिटिक हो उतना आप थीम के तरफ चले जाते हो, है ना। मतलब यहाँ पर जब आप सिनेमा बना रहे हो तो आप थीम और स्टोरी के बियॉन्ड बहुत कुछ है। यूज ऑफ स्पेसेस, स्पेस को आप कैसे यूज करते हो, आप टाइम को कैसे यूज, सिनेमा के टूल्स तो ये है ना, स्पेस, टाइम और साउंड, ये है सिनेमा का टूल। सिनेमा का टूल स्टोरी थोड़े है यार, सिनेमा का टूल परफॉर्मेंस नहीं है, सिनेमा का टूल ये होता है। तो हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया था उस पे कि वो जो सीन है जहां पर लक्ष्मी और मेहदी एंटर करते हैं, वो पूरा वो ऑलमोस्ट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सीन्स इन द फिल्म, और हमने किया कि इसको एक टेक में करेंगे। तो क्यों करेंगे, इस क्यों के आंसर में बहुत दिन डिस्कशन हुआ, और आप लोग देखोगे कि उस सीन को एक टेक में करने को जस्टिफाई करने के लिए हमने और भी सीन सेलेक्ट किए जो एक टेक में है। मतलब एक सीन है जो लोगों ने अभी तक शायद रियलाइज ही नहीं किया है कि वाहिद एंटर्स एंड बोथ सोल्जर्स आर इन द किचन, और मेहदी उधर से भागता है, वहां बाथरूम के दरवाजे की आवाज से सोल्जर्स रिएक्ट करते हैं। वहां से जो टेक शुरू होता है वो टेक तब तक चलता है जब तक डैरेन गोलियां शूट करके वापस अंदर आकर दरवाजा बंद करता है, बट वो ध्यान नहीं जाता क्योंकि कैमरा ऐसे घुमा है उसमें ना कि वो ध्यान नहीं जाता है। आप देखोगे कि एक घर के अंदर कैमरा को ज्यादा घुमाना बड़ा मुश्किल है, तो हमने घर का सबसे लंबा एक्सेस चूज किया, किचन का एंट्रेंस जो है वहां से लेकर बाथरूम के डोर तक वो सबसे लंबा एक्सेस था, ठीक है। और वो एक काइंड ऑफ एक डायमीटर बन रहा था जो घर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा था। तो अगर कैमरा उस लाइन पर आगे पीछे जाता है तो हमको एक सेंस ऑफ स्पेस भी मिलता है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर हसन मेहदी और लक्ष्मी का एंट्रेंस है, उस सीन को हम एक टेक पे करेंगे, तो अभी तक घर अगर लोगों को नहीं समझ में आया है घर की ज्योग्राफी, तो उस सीन में समझ में आ जाएगी। दूसरी चीज क्या है कि फर्स्ट एक्ट एंड हो रहा है, एक क्लाइमैक्टिक फील आ जाएगा, लगेगा कि फर्स्ट एक्ट एक क्लाइमैक्स में एंड हुआ जहां सब अच्छा हो रहा है, पूरा घर एक साथ है, मतलब एक जो टुगेदरनेस का एक ये होता है ना, उसको हमने क्या किया। अब देखो अलग अलग तरीके हैं करने के, आप मोन्टाज से भी टुगेदरनेस बना सकते हो, लेकिन हमने इसमें मोन्टाज को छोड़ कर टुगेदरनेस बनाया कि हम कट करेंगे ही नहीं, हम लोग एक ही फ्रेम में कैरेक्टर्स को यूनाइट कर देंगे, ठीक है।
तो वो एक डिसीजन हमें लगा कि सही है, बट देन हमें लगा कि अगर ये एकमात्र इसी सीन में करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो हमने 3 सीन और चूज किए। एक स्टोर रूम में जहां हसन मदी छुपा हुआ है, एक सीन जहां हसन मदी भागता है और वापस आता है, उसमें एक कट है बाहर से दरवाजे से हसन मदी के चेहरे पर, बट उसको शूट वैसे ही किया था कि वो एक टेक में निकल जाए। वो हमने एक कट बाद में डाला बिकॉज वी थॉट इट वाज इम्पोर्टेंट। और एक सीन वो वाला है जहां पर सोल्जर्स का ये एक्शन सीक्वेंस है। तो ये क्यों जरूरी होता है रेप्लिकेट करना? यार जो स्टाइल है ना फिल्म का, फिल्म का जो टोन है, फिल्म का जो टोन है इमोशनल लेवल पर बोलो या स्टाइलिस्टिक लेवल पर, जॉनरा लेवल पर, ये टोन इन्हीं चॉइसेस से तो बनता है ना। लाइटिंग के चॉइसेस से, कैमरा के चॉइसेस से, एडिट के चॉइसेस से, साउंड डिजाइन के चॉइसेस से। अगर ये चॉइसेस सिर्फ सीन के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख के करेंगे तो पूरी फिल्म में हर सीन सही होगा, बट पूरी सीन का टोनली एक यूनिटी और डिजाइन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम हमेशा एक सीन के बाद जूम आउट करके पूरी फिल्म को देखेंगे तो हम एक यूनिफाइड डिजाइन बना सकेंगे, जो बड़ा जरूरी होता है किसी भी फिल्म के लिए, कि उसका डिजाइन एक यूनिफाइड हो। ये ना लगे कि अपने विम्स और फैंसीज पर जब जो दिल में आया कर दिया। ओके, नाइस। तो आप एक बात वो अभी भी बोल रहे थे आप कि you need to make it different from theater. Yeah. But at the same time, if we see stories like 12 Angry Men, जो कि दोनों में अडाप्ट हो चुके हैं, तो मतलब मुझे ये जानना था कि ये क्यों जरूरी है इसको अलग रखना? मतलब why should it not look like something that can be made in theater also? यार देखो, एक तो है कि if you are सिडनी ल्यूमे तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप स्टेज प्ले को भी शूट कर दोगे ना तो ऑडियंस बोलेगी भाई साहब क्या कमाल कर दिए। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप सिडनी ल्यूमे हैं या आप सत्यांशु सिंह हैं, ये तो पता होना चाहिए लोगों को। पता नहीं दुनिया में कितने यंग फिल्म मेकर शहीद हो गए क्योंकि उनको लगता था कि वो यंग फिल्म मेकर नहीं है, वो क्विंटन टैरेंटिनो है। तो वो पता होना चाहिए ना। मुझे पता है मैं सिडनी ल्यूमे नहीं हूँ, मुझे पता है मैं अल्फ्रेड हिचकॉक नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं सिनेमा का स्टूडेंट हूँ, सिनेमा सीख रहा हूँ, अभी मुझे ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। तो मैं उसको अगर स्टेज की तरह शूट करूंगा, प्ले की तरह शूट करूंगा, लार्स वॉन ट्रायर ने तो किया, उसने तो डॉगविल बना दी, उसने तो मतलब प्रॉप्स वगैरह भी नहीं यूज किया, उसने तो एकदम नकली स्टेज बना दिया, उस पर कर दिया। तो करने वाले लोगों ने तो किया ही है, मगर हम तो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि मुझे क्या पसंद है, मतलब फिल्म का जो टोन है ना, वो शकुन बत्रा से मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी। शकुन बत्रा ने बोला था कि डायरेक्टर का काम फिल्म का टोन डिसाइड करना होता है, टोन को कंट्रोल करना होता है, बस बाकी काम बाकी सब लोग कर लेते हैं। बस टोन एक चीज है जो डायरेक्टर डिजाइन करता है, क्योंकि बाकी लोग टोन नहीं समझ पाएंगे, वो डायरेक्टर का ही डिपार्टमेंट है। और टोन आता है टेस्ट से, आपका जो टेस्ट है ना वो आपका टोन बनाएगा, और टेस्ट आता है एक्सपोजर से। आपने जितना सिनेमा देखा है उससे आपका टेस्ट बनेगा। तो मेरा और देवांशु का टेस्ट यही है कि हम लोग उसको एज सिनेमैटिक एज पॉसिबल बनाना चाहते थे। और सिनेमैटिक मतलब क्या होता है, वही स्पेस, टाइम और साउंड। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग तो इसको घर के अंदर शूट करेंगे, बट लोगों को लगना चाहिए इट वाज अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। आई एम प्रीटी श्योर दैट देयर कैन बी अ प्ले बेस्ड ऑन चिंटू का बर्थडे, और अच्छा एक्टर, अच्छा डायरेक्टर थिएटर का उसको बहुत पावरफुल बना देगा। लेकिन हमने बोला कि नहीं, हम तो कैमरा लेंसिंग, कैमरा हाइट, कैमरा मूवमेंट, मोन्टाज, साउंड, बैकग्राउंड स्कोर सबके साथ खेलेंगे, क्योंकि ये हमारा डिप्लोमा फिल्म है। हम अपने फिल्म स्कूल से बाहर आने वाले हैं। ऐसा हमने अपने सारे एचओडीज को बोला था कि जितने हमारे एचओडीज थे सब हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, एडिटर, प्रोडक्शन डिजाइनर, साउंड, सब हमने सबको बोला था देखिए किसी भी फिल्म मेकर को इतना अच्छा क्रू नहीं मिलता है, तो आप लोग हमारे एचओडीज हैं और हम लोग का ये डिप्लोमा फिल्म है, आप हम लोग को गाइड करेंगे कि ये कैसे बने। तो वही है, इसीलिए हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया कि इसको सिनेमैटिक, सो कॉल्ड सिनेमैटिक बनाते हैं। इससे एक और फायदा क्या है, इंडस्ट्री वालों को नजर अगर आ गया ना कि आपको सिनेमा का मीडियम यूज करना आता है, तो फिल्म खराब भी लगेगी ना, तो लोग बोलेंगे फिल्म तो खराब है मगर शूट अच्छा किया है। उससे आपका आगे का करियर बनता है। आगे काफी फोरसाइट।
Nice. So that was the end of the first part of a conversation with Satyanshu Singh, co-director and writer of Chintu Ka Birthday. As you know, it is all turning out to be a very great conversation. And if you want to hear more of the conversation, please head over and check out the second part of this episode. Of course, if you like this episode, please head over to Instagram and Twitter at Cut to Scene and tell us what you felt about it. Please like our post, please subscribe to our YouTube channel, and also share all our YouTube videos, podcasts, and anything that we put up on Twitter and Instagram. Okay, see you on the other side on episode 6.2, Conversation with Satyanshu Singh on Chintu Ka Birthday. Bye-bye. जैसे सुबह संडे की हो और रोज रोज आती है, ऐसी मस्ती में बुनी है कहानी ये बनी, सुनती है इसको